हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो आपके पास लेकर आया हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंट्रो क्लास बतलाया था, जिसमें मैंने ये बतलाया था कि बोर्ड के एग्ज़ाम में मैथ्स सब्जेक्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे और उनमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितना रहेगा और उसे कितना कितने समय में उसे पूरा सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैंने कल के वीडियो में बतला दिया था आप लोगों को। ठीक है, और आज मैं आप लोगों को उसी सीरीज़ की उसी वीडियो का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। जो भी व्यूवर्स आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले जो मेरा पार्ट 1 है, इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसको एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपको और अच्छे से ये क्लास समझ में आए। ठीक है, और इस सीरीज़ को चलाने का सबसे मेन मोटो मेरा ये है कि आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हैं वो नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, और मैं इस सीरीज़ में आपको मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम्स में, वो सारा सब्जेक्ट्स मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने हुए रहिएगा, विदाउट स्किप किए हुए आप लोग अच्छे से पढ़िए और सारे क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनको आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, जो भी व्यूवर्स नए हैं वो पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख लें और वीडियो को देखने से पहले कॉपी और कलम, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, पहले पार्ट में जिसमें मैंने इंट्रो क्लास करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि जब भी आप वीडियो को देखें उस समय आप कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट बातें हों या जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे उसको आप नोट डाउन कर सको। इस वीडियो के दौरान जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वैसे ये सारे ही इम्पोर्टेंट से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो हैं वो मैं सिलेक्टेड करके आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा और इसको वीडियो ख़त्म होने के बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप एक बार 2 बार रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा घर में। ठीक है, क्योंकि एक कहा ही गया है ना कि सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र होता है रिवीजन और गहन स्टडी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ वीडियो देख लीजिएगा तो आपको लगे कि नहीं अब मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार-बार उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आप जो टाइम पीरियड होता है ना, उस टाइम पीरियड में आप मोर देन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट 2। ठीक है, इसमें देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्टेड आप लोग के लिए लाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स का। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो। जैसा कि देखिए पहला क्वेश्चन है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा, देखिए इसमें हम लोग को क्या बोला गया ना, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने के लिए बोला गया है। किस मेथड से? तो अभाज्य गुणनखंड मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो संख्याएं दी हुई है ना उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो संख्याएं क्या क्या है, 6 है,
72 है और 120 है, यही है ना। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 6 का फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3। 72 का करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा। जो हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना, तो इसी तरीके से निकालते हैं ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फैक्टराइज। और 120 का जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 2 कितने बार अपने में से मल्टीप्लाई है, 72 का जब हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं तो 2 जो है वो अपने से कितने बार गुना है, 3 बार। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 3। और 3 देखिए इसमें अपने से कितना बार गुना है, 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2। उसी तरीके से जब 120 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो देखिए 2 का मल्टीपल कितना टाइम आ रहा है, 3 टाइम्स। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3, इसमें 1 टाइम ही है, एक ही बार है, तो इंटू 3, और 5 भी 1 टाइम है तो इंटू 5। ठीक, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ, तो एचसीएफ किसका, 6, 72 और 120 का। ठीक, तो इसका एचसीएफ क्या होता है, तो देखिए 6, 72 और 120 का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग का फैक्टराइज टर्म है, ठीक है, इस फैक्टराइज टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि इन तीनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है और केवल उनका घात 1 है। ठीक है, तो वैसी कौन कौन सी संख्या है, तो देखिए 6 में भी 2 है, 72 के फैक्टराइज में भी 2 है, और 120 के भी फैक्टराइज में 2 है। तो ये मेरा एक 2 आ गया। और इन तीनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, तो ये हो गया इसका 3। तो इस तरह से इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। मतलब 6, 72 और 120 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब हम लोग जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है, 6, 72 और 120 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है, इन तीनों में जो कॉमन है उसको तो हम लोग लिखते ही हैं, उसके साथ साथ जो कॉमन नहीं भी होता है उनको भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2 का पावर 3 और क्या है, 3 का पावर 2। ठीक है, ये तो कॉमन है ही है, और क्या कॉमन नहीं है, ये 5, तो इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 का पावर 3 कितना होता है, 8, 3 का पावर 2 कितना होता है, 3 3 जा 9, और ये 5। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 8 9 जा 72, और 72 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 360। ठीक है, यही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, और यही मेरा आंसर आ गया। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर एचसीएफ आएगा 6 और एलसीएम आएगा 360। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपको देगा 2 मार्क्स। ठीक, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और इस क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका देगा 2 मार्क्स एग्जाम में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, देखिए बहुपद px, एक बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, एक बहुपद दिया हुआ है क्या, px इज इक्वल टू एक्स का पावर, एक बहुपद दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को बहुपद gx, ठीक है, gx का मान कितना दिया हुआ
2 माइनस एक्स का पावर 2 से भाग दें तथा भागफल एवं शेषफल लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। मतलब एक पद है पी एक्स और एक पद है जी एक्स। क्या बोल रहा है कि इस पी एक्स को इस जी एक्स से क्या करना है, भाग देना है। तो जैसे हम लोग भाग देते हैं उसी तरीके से हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो भाग हम लोग, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो जैसे हम लोग भाग देते हैं वैसे ही भाग देंगे। तो भाग हम लोग ऐसे ही देते हैं ना, जी एक्स, तो जी एक्स का मान कितना है, 2 माइनस एक्स का पावर 2, और पी एक्स कितना है, एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग 2 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, अगर हम लोग इस एक्स स्क्वायर को पहले रखेंगे और 2 को बाद में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, दैट मीन्स इस टर्म में देखिए एक्स स्क्वायर को पहले रख दिए प्लस 2, मतलब ये टर्म हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब देखिए एक्स का पावर 2 है, यहाँ माइनस में है ना, माइनस एक्स का पावर 2 है ना। अब इस एक्स के पावर 2 को कितने से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स का पावर 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 होगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस एक्स का पावर 4 हो गया। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस 2 है ना, प्लस 2 है, तो माइनस एक्स का पावर 2 को अगर माइनस एक्स का पावर 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो देख रहे हैं इस पूरे पद में कहीं भी माइनस 2 एक्स स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, इधर अलग से साइड में लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। अब भाग देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं ना, तो सेम एज इसको घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि घटाते समय जो साइन होता है ना वो बदल जाता है। तो ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस, और ये जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस। तो इसको घेर के इस साइन को बदल देते हैं। ठीक है, तो ये प्लस हो गया। अब देखिए ये 2x स्क्वायर है, ठीक है, ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा ना प्लस, और ये जब घटेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, आपस में कट जाता है। तो मेरा क्या बच जा रहा है, जैसे हम लोग भाग देने के बाद जो शेष संख्या बचता है उसको नीचे उतारते हैं ना, सेम एज इट इज इसको उतारेंगे। तो क्या क्या उतर जाएगा मेरा, 6, इसके आगे प्लस है, और माइनस 5x, यही मेरा बचा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बड़ी घात की संख्या कौन है इन तीनों में, एक्स का पावर 2 है ना। पॉलिनोमियल में बड़ा घात को ही ना पहले माना जाता है, तो यहाँ एक्स का पावर 2 है। तब फिर अब देखिए यहाँ पे कौन से एक्स स्क्वायर को कौन सी ऐसी संख्या से हम लोग डिवाइड करेंगे कि ये 2x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए प्लस 2 से अगर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सॉरी माइनस 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस नहीं यहाँ माइनस, ये माइनस होगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेन है मैथ में, पता है सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है साइन का ही। अगर साइन, अगर आप लोग माइनस प्लस इस सब में अगर ध्यान नहीं दीजिएगा ना तो वो क्वेश्चन है जो गलत होना ही होना है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है, साइन पे ध्यान देना। तो यहाँ क्या है, माइनस माइनस करेंगे तब नहीं ये प्लस के बराबर होगा, ये माइनस और ये माइनस गुना होगा तब नहीं प्लस के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे -2 लेंगे। तो -2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, +2x स्क्वायर हो गया। अब फिर ये -2 इससे तो गुना हो गया, अब ये -2 को अब इससे भी गुना करना है। तो -2 को जब +2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस। अब देखिए 4 जो है वो 6 के सीधे में उतरेगा, क्यों, क्योंकि ये भी एक क्या है, ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो अब देखिए अब तो कोई और संख्या से गुना नहीं होगा ना, तो इसको क्या करेंगे, अब नीचे घटाते हैं उसके बाद। तो घटाने के लिए क्या बोल रहे हैं, साइन बदल जाता है। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे जैसे हम लोग घटाते हैं। ठीक,
तो देखिए यहाँ पे ये प्लस ये माइनस दोनों का सेम दिख रहा है और ये प्लस माइनस में भी है, तो ये कट जाएगा आपस में। और ये देखिए 6 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 हो गया, और ये -5x, ये -5x उतर जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का घात है और यहाँ पे नीचे में हम लोग का जो आया ये एक्स स्क्वायर के घात में नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे यहाँ पे, और तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, तो यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या शेषफल, ये हो गया मेरा भागफल, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक। अगर आप लोग को एग्जाम में ऐसा पूछे कि इसका भागफल और शेषफल भी बताना है तो भागफल क्या हो जाएगा मेरा, अगर पूछे एग्जाम में कि उसको भाग देने के बाद भागफल भी बताएं तो भागफल हो जाएगा मेरा -x² -2 और शेषफल शेषफल यानी जो मेरा शेष बचा, शेष क्या बचा -5x + 10, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग का एग्जाम में आता है और अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें भी आपको 2 मार्क्स मिलेगा, मतलब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी जो हम बतला रहे हैं ना ये सब आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन का आप लोग को हम क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग मोर देन मार्क्स में भी आएंगे। जैसा कि हम पार्ट 1 में आप लोग को बतला चुके हैं कि मैथ्स में क्या होता है, आपका 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और कितना 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हम अभी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बतला रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा दिया हुआ है, ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध करें कि AB² = 2AC²। ठीक है, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए कोई भी एक ट्रायंगल है ना, और वो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या जानते हैं कि एक एंगल जो होता है ऑलवेज कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो मान लेते हैं ये C मेरा 90 डिग्री है, ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं जो दिया हुआ, जो गिवन है। ठीक है, दिया है क्या क्या दिया हुआ है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना। ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें एंगल C कितना है 90 डिग्री, ये तो हम लोग जानते ही है। ठीक है, तथा और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है AC = BC है ना। AC = क्या दिया हुआ है BC, यानी कि ये जो मेरा साइड है ये इसके बराबर है। समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजाएं क्या होती है एक दूसरे के बराबर होती है ना। तो सिद्ध क्या करना है हम लोग को, प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, तो AB² = 2AC²। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, है ना, प्रमाण हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि AB का स्क्वायर बराबर क्या होता है AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक,
ये होता है, इसलिए ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग पहले ही क्वेश्चन में ही हम लोग को बोल दिया गया है कि समद्विबाहु समकोण है, मतलब ये जो साइड है और ये साइड है क्या एक दूसरे के बराबर है ना। तो यहाँ बी सी स्क्वायर के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चूँकि देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ना, जो दिया हुआ है ए सी बराबर बी सी है, चूँकि ए सी बराबर बी सी, ठीक। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। जब इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में तो एक AC और एक AC कितना हो जाएगा, 2AC स्क्वायर हो जाएगा ना। और ये हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये मेरा हो गया प्रूफ्ड। क्वेश्चन में हम लोग को यही ना बोला गया था कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हम लोग को प्रूफ करके दिखाना। तो ये हम लोग को हो गया, प्रूफ्ड हो गया, ठीक। और यही क्या हो गया, हम लोग का आंसर आ गया। अगर ये क्वेश्चन आप लोग का अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये आएगा 2 मार्क्स का। और अगर आप लोग इसको बना लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग को कितना मार्क्स देगा, 2 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पूछा जा रहा है कि 2 tan डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालें। इसमें देखिए हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटी होता है उसका यूज़ करके उसका मान निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या करना है, मान को पुट कर देना है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जो वैल्यू होता है ना, जो मान होता है ना, उसको हम लोग को पुट कर देना है। तो 2 इंटू tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। तो कॉस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2। अब इसका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का भी मान होता है, जो कॉस 30 का मान होता है वो साइन 60 का मान हो जाता है, और जो साइन 30 का मान होता है वो कॉस 60 का हो जाता है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक चार्ट आप लोगों को तो आता ही होगा, याद ही होगा, ठीक। तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, तो √3/2, यहाँ साइन स्क्वायर 60 है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू। अब इसको सॉल्व, अब इसका मान को जो स्क्वायर है उसको स्क्वायर से तोड़ते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस यहाँ भी देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 डिवाइड, यानी डिवाइड नीचे में कितना है, 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब देखिए यहाँ भी 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस कट जाता है ना, सेम संख्या रहने से। प्लस माइनस अगर रहता है और सेम संख्या रहता है तो वो आपस में कट के 0 हो जाता है। तो अब देखिए क्या बच जा रहा है, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, 2, ठीक। तो यही क्या होगा, 2 मेरा आंसर होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है और अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो ये भी आपका 2 मार्क्स देगा, ठीक है।
तो आप लोग देखिए, एक बात जो मैं बार बार बता रहा हूँ ना, कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के साथ में ज़रूर बैठिए। ठीक है, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो तो कॉपी और पेन लेकर के साथ में ज़रूर बैठें, और क्वेश्चंस को कॉपी में ज़रूर नोट करें। ठीक है, और क्वेश्चंस को नोट करने के बाद, ठीक है, जब वीडियो ख़त्म हो जाती है तो उस समय आप उन क्वेश्चंस को खुद से बनाने का प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपका प्रैक्टिस और भी फास्ट होगा। ठीक है, और अगर जहाँ नहीं समझ में आता है उस जगह पे आप वीडियो को फिर से देखें। ठीक है, उसको एक बार रिपीट करके देखें। आपका जो भी अगर प्रॉब्लम होता है तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, मैं वहाँ आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चंस को ज़रूर नोट डाउन करें, सॉल्व, और उसको बाद में ज़रूर सॉल्व करें। ठीक है, वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखिए। ठीक है, अगर आप वीडियो को छोड़कर चले जाइएगा तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी सॉल्व हैं, वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेशन लेकर के आया हूँ, और ये बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई बुक से पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में या तो हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, या फिर इसी टाइप के, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहाँ एग्ज़ाम्स में मिलेंगे। ठीक है, और आप लोग को एग्ज़ाम से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ, जब तक आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो आप लोग बिना टेंशन फ्री लिए हुए, बिना टेंशन का आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, और मैं जितना भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट डाउन करके इसको सॉल्व ज़रूर कीजिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ठीक है, आकृति में देखिए, एक आकृति है ना, ये एक वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त के परिगत मतलब क्या होता है, इनके चारों ओर परिधि से टच किया हुआ। ठीक है, देखिए जो ये चतुर्भुज है, इसका सारा साइड्स क्या है, इस वृत्त के परिधि में टच कर रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं, परिगत चतुर्भुज, यानी इसके परिधि से सटा हुआ जो हम लोग चतुर्भुज बनाते हैं उसी को कहते हैं परिगत। तो एक परिगत चतुर्भुज खींचा गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि सिद्ध करें AB प्लस CD। ठीक है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये हम लोग से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं अब हम लोग। ठीक, तो जो दिया हुआ उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है, तो दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप पॉइंट पॉइंट पे आपको नंबर मिलता है। आपको जैसा हम बतला रहे हैं, जिस तरीके से बतला रहे हैं ना, अगर आप उसी तरीके से सॉल्व करते हैं ना तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होता है मैथ में। ठीक है, तो इसमें आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, एक भी पॉइंट नहीं कटेगा। ठीक है, तो स्टेप को भी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है, हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, क्या AB प्लस
सी डी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी सी, मतलब ए बी प्लस सी डी, मतलब ये भुजा और ये भुजा जोड़ के क्या होगा, ए डी प्लस बी सी, मतलब ये भुजा और ये भुजा के बराबर होगा। मतलब इस भुजा और इस भुजा का योग इस भुजा और इस भुजा के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग प्रमाण में आते हैं, इसको प्रमाणित करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है ना, चूंकि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। देखिए इसमें क्या है कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। मतलब अगर कोई वृत्त है, इसके बाह्य स्पर्श से अगर कोई रेखा खींची जाती है तो इसकी लंबाई क्या होती है, हमेशा आपस में बराबर होती है। ठीक है, इसकी लंबाई हमेशा बराबर होती है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, चूंकि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, ए पी, मतलब ये क्या है, वृत्त का इसी बिंदु पे ना ये ए बी लाइन स्पर्श कर रहा है, इसलिए ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बराबर एस। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। और डी आर इज इक्वल टू डी एस, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इन चारों समीकरण को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो अगला लिखते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और 4 को क्या जोड़ने पर। ठीक है, जब हम लोग इन चारों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो देखिए ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर और प्लस डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, है ना। अब देखिए इसको हम लोग एक साथ अरेंज कर लेते हैं। पहले ए पी और बी पी को एक साथ रख लेते हैं, सी आर और क्या है, डी आर, सॉरी यहाँ पे डी आर है, सी आर और डी आर को एक साथ कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ ए एस और बी क्यू को कर लेते हैं एक साथ, और सी क्यू और डी एस को कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इनको जब जोड़ेंगे तो क्या निकलता है मेरा, ए पी प्लस बी पी करते हैं, ए पी प्लस बी पी अगर करेंगे तो पूरा मेरा क्या होगा, ए बी लाइन हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस का साइन है तो इसलिए प्लस सी आर प्लस डी आर करेंगे, सी आर और प्लस डी आर करते हैं तो पूरा ये मेरा लाइन हो जा रहा है, यानी सी डी। ठीक है, इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए एस प्लस सॉरी यहाँ डी एस लिख लीजिए, डी एस, और यहाँ पे हो जाएगा सी क्यू प्लस बी क्यू।
सी क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, है ना। तो ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ए एस प्लस डी एस करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो बी क्यू और सी क्यू को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, बी सी, है ना, दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है। देखिए यहाँ हम लोग इक्वेशन में तो अलग अलग है, ठीक है, बट हम लोग ये जोड़ने के लिए हम लोग एक साथ इसको एक जगह रखने के लिए हम लोग सिर्फ डी एस और ए एस को जोड़ दिए हैं। अगर इसको अलग अलग जोड़ते हैं तो सब अलग अलग ही लिखा था इक्वेशन के जैसा ही, ठीक है, बस उसको जोड़ने के लिए हम लोग एक साथ लिख दिए हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ए एस और डी एस को हम लोग एक साथ, देखिए यहाँ चूँकि डी आर और डी एस है, डी आर इक्वल टू डी एस है, तो यहाँ हम लोग ए एस अगर जोड़ते तो बी क्यू पहले जुड़ता ना, और सी क्यू प्लस डी एस जुड़ता, लेकिन हम लोग अरेंज करने बाद में फिर अरेंज करना ही पड़ता, तो इसलिए एक साथ हम लोग यहीं पे अरेंज कर लिए, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए अब मेरा क्या आ गया, ए बी प्लस सी डी आ गया ना, इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी आ गया। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये मेरा हो गया प्रूफ्ड, ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर ये क्वेश्चन अगर आता है आपका एग्ज़ाम में और आप इसको अगर कर लेते हो तो ये भी आपको 2 मार्क्स देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम, ठीक है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब हम लोग 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स देगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए भाज्य बराबर ए, भाजक बराबर बी इक्वल टू कितना है 6, मीन्स हम लोग इसको भाज्य बराबर भाजक बने भागफल जोड़ शेष का टर्म में इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो भागफल मेरा क्या हो जाएगा, भागफल q तथा शेषफल बराबर r हो जाएगा, ठीक है, जहाँ 0 इज लेस देन r, लेस और इक्वल देन r, और r इज लेस और r इज लेस देन 6, ठीक है। तब शेषफल क्या होगा, 0 1 2 3 4 और 5। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पहला इक्वेशन है ना, 6q+1 है ना। अगर मान लीजिए हम लोग r क्या करते हैं, 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेते हैं और 6 से छोटा लेते हैं, तो शेषफल मेरा हमेशा इस टर्म में क्या क्या बनेगा, 0 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 ही आएगा, क्योंकि 6 से छोटा है और 0 के बराबर या 1 से बड़ा है, तो शेषफल हम लोग का यही आएगा। अब हम लोग इसमें अप्लाइड करते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ये हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो एल्गोरिथम में क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन मेथड में क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है ना, ठीक है।
तो धनात्मक पूर्णांक मेरा क्या क्या होगा, देखिए तो धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होगा। A1 जब 1 लेते हैं, a का मान 1 रखते हैं, तब 6q प्लस 0 होगा, मतलब शेष फल मेरा कितना होगा, 0 ना होगा। ठीक है, संपूर्णांक 2 से विभाज्य, और ये क्या क्या होगा, ये हमेशा 2 से विभाज्य होगा। संपूर्णांक 2 से विभाज्य, इस तरह का इक्वेशन अगर होगा तो 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब जब a का 2 लेते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन, 6q प्लस 1 होगा। ये भी क्या होगा, ये विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि देखिए 1 है तो 1 हमेशा विषम ही आएगा, तो विषम पूर्णांक हो जाएगा। ये विषम पूर्णांक 2 से विभाज्य। ठीक है, उसी तरह से a जब 3 रखते हैं तो 6q प्लस 2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, क्योंकि शेषफल सम है, तो समपूर्णांक 2 से विभाज्य होगा। ठीक, उसी तरह से a जब 4 रखते हैं तो 6q प्लस 3 हो जाएगा। विषम पूर्णांक 2 से विभाज्य। ठीक, a का पावर 5, सॉरी पावर नहीं, a5 तो 6q प्लस क्या हो जाएगा 4, ये भी समपूर्णांक हो जाएगा। 2 से विभाज्य। a जब 6 रखते हैं तो क्या होगा, 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक 2 से विभाज्य। ये सब सारा लिखना है। ठीक है, ये अगर नहीं लिखिएगा तो फिर मार्क्स भी प्रॉपर नहीं आएगा। ठीक है, अतः धनात्मक क्या आया मेरा, विषम पूर्णांक आया, अंत में मेरा विषम पूर्णांक आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए ये प्रूव्ड होता है कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, ये जो है ये क्या है, मेरा विषम पूर्णांक है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए यही हमको प्रूफ करना था, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 इज इक्वल टू विषम पूर्णांक होता है, तो ये विषम पूर्णांक हो गया। देखिए कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप लोग एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके ज़रूर देखिए। ठीक है, तो वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, सॉल्यूशन में आते हैं। माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको मान लेते हैं, तो 3 प्लस 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। जब परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, तो a/q के रूप में लिख सकते हैं इसको, जब ये परिमेय संख्या मान रहे हैं तो, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं और b नॉट इक्वल टू 0 है, जहाँ b क्या है, 0 के बराबर नहीं है, और a और b क्या है, सह पूर्णांक है। इसलिए 2√5 क्या हो जाएगा, a/b माइनस 3, इस 3 को अपोजिट साइड ले जा रहे हैं। ठीक है, फिर √5
5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 देखिए आपस में मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा -3, तो इसको डिवाइड कर दीजिए बाय 2 हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a/2 b हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि a और b एक पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे a और b क्या है, एक पूर्णांक है ना, चूंकि a और b एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए a/2b -3/2 इज इक्वल टू एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। बट सॉरी ये एक परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए, है ना। ये टर्म जब मेरा परिमेय हो गया तो ये भी मेरा परिमेय होगा ना, बराबर में है, तो √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ अब हम लोग को देखना है परंतु √5 एक क्या होता है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि जो रूट में होता है वो हमेशा अपरिमेय ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना होगा, क्या, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। दैट इज प्रूव्ड, ये हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट में दिया गया है हल करना है। ठीक है, इसको हल करना है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए मान लेते हैं इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2/√x + 3/√y = 2 और 4/√x + 9/√y = -1। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं 1/√x = p, ठीक, और 1/√y = मान लेते हैं q। ठीक है, इस क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व करने के लिए इसको मान लेते हैं। तो जब मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2p + 3q = 2 हो जाएगा, और 4p प्लस क्या हो जाएगा, 9q = -1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, समीकरण 1 को क्या करते हैं, 3 से गुना करके जोड़ते हैं, जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, वही करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 को 3 से गुना करके जोड़ने पर क्या देखते हैं हम लोग, तो इसको जब हम लोग कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6p प्लस 3 × 3 = 9q हो जाएगा, = 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं।
और क्या करने के लिए बोल रहे हैं, जोड़ने के लिए। 3 से गुना करने के बाद एक और समीकरण 2 को जोड़ना भी है, ठीक है। तो समीकरण 2 में मेरा क्या है, 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1 है ना, यही है ना। अब इसको जोड़ते हैं तो क्या बोल रहे हैं, इसमें साइन बदल जाता है, ठीक है। सॉरी, जोड़ने से साइन नहीं बदलता, घटाने पर साइन बदलता है। तो 6 में 1 जाएगा तो 5, 9q कट गया, 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10p हो गया, ठीक है। तो p मेरा कितना निकल जाएगा, देखिए इसमें p ये डिवाइड में है, अपोजिट साइड जाएगा तो सॉरी मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 5/10 तो 5 1 जा 5, ये देखिए ये 10p इक्वल टू 5 निकला ना। अब ये दोनों मल्टीप्लाई के टर्म में है, p निकालना है तो 10 को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। तो इसको अब सॉल्व करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या निकल गया, p का मान मेरा 1/2 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे p का मान को समीकरण 1 में रखते हैं, p के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलता है देखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रख रहे हैं तो समीकरण 1 मेरा कितना है, समीकरण 1 मेरा ये है ना, 2p + 3q इज इक्वल टू 2 है। तो p का मान मेरा कितना है, 1/2 है ना, तो यहाँ 1/2 रखते हैं, प्लस 3q इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब इसको गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 + 3q इक्वल टू 2 हो गया। अब 3q इधर ही रखते हैं, 1 को उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 - 1, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 में 1 गया, 1 बच गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड ले जाएंगे तो 1/3 हो गया, ठीक है। तो q मेरा कितना निकला, 1/3। तो ये मेरा p और ये मेरा p निकला 1/2 और q निकल गया 1/3। लेकिन हम लोग देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में p को क्या माने थे, 1/√x को हम लोग p माने थे ना, 1/√x को p माने थे और 1/√y को q माने थे। तो ये p और q का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं, चूँकि p इक्वल टू 1/√x और q इक्वल टू क्या माने थे, 1/√y माने थे ना, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो 1/√x इज इक्वल टू 2 माने थे और 1/√y इक्वल टू हो जाएगा, ये 1/2 होगा और ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए √x बराबर कितना हो जाएगा, 2 और √y बराबर हो जाएगा 3। √x बराबर 2 हो गया, √y बराबर 3 हो गया, ठीक है। इसलिए x अभी अंडर रूट में है, इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और ये भी स्क्वायर है, अपोजिट साइड जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट अपोजिट साइड स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर करने कितना होगा, 9। तो यही हम लोग को मान निकालना था क्वेश्चन में, है ना, x और y का ही ना मान निकालना था। तो x इक्वल टू आ गया 4 और y इक्वल टू हो गया 9, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग का 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए अगर कोई डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फिर से हल करना है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हल करना है, ठीक है। देखिए ये इक्वेशन क्या है, 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy है और 2x + 4y इक्वल टू 5xy दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। जो दिया हुआ उसको लिखते हैं पहले, 6x + 3y इक्वल टू 6xy है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस xy को इधर ले आते हैं तो 6x + 3y बराबर
सॉरी डिवाइड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक, और उसके बाद क्या है, और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy है ना, इस xy को इधर ले आते हैं अपोजिट साइड, तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 5, xy इधर आ गया तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो 6x डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस 3y डिवाइड बाय एक्स वाई इक्वल टू 6। ठीक है, उसी तरीके से 2x डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस 4y डिवाइड बाय एक्स वाई इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ एक्स एक्स कट गया, ये वाई वाई कट गया, यहाँ से एक्स एक्स कट गया, यहाँ से वाई वाई कट गया, तो क्या बच गया, ठीक है, ये एक्स एक्स कट गया, 6/y बच गया यहाँ पे, तो 6/y प्लस यहाँ वाई वाई कट गया, तो क्या बच गया 3/x इक्वल टू 6। उसी तरीके से यहाँ बच जाएगा 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/x को मान लेते हैं p माना, और 1/y को क्या मान लेंगे, 1/y इक्वल टू q माना। ठीक है, इसको मान लेते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 6p प्लस 3p इक्वल टू 6 और 2q प्लस 4p इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन 3 और इक्वेशन इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 4 को 3 से गुना करके घटाते हैं। ठीक है, समीकरण 4 को क्या करेंगे, 3 से गुना करके घटाने पर। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए, यहाँ पे 3 से गुना करना है। ठीक है, तो 6 सॉरी यहाँ पे देखिए एक थोड़ा मिस्टेक हुआ है, जब 1/y को q मान है तो ये 6q ना हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, p को 1/x माने तो ये क्या हो जाएगा 3p। उसी तरीके से ये हो जाएगा 2q प्लस 4p हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग सॉल्व, तो ये हो जाएगा 6q प्लस 3p इक्वल टू 6। ठीक है, और जब इसको 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6q प्लस 12p, 4 3 जा 12p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। इसको घटाना है। ठीक है, तो घटाने से क्या बोले हैं, साइन बदल जाता है, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस कट गया। ठीक है, अब इसमें घटाइए तो ये हो जाएगा -9p इक्वल टू -9। ठीक, ठीक है, धुंधला क्यों हो जा रहा है, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा p इसके बाद। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे करते हैं यहाँ पे, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा -9 इधर भी है, और ये -9 इधर आ जाएगा, तो ये दोनों कटेगा तो कितना बच जाएगा 1।
ठीक। अब P का मान समीकरण 3 में रखने पर P का जो मान है समीकरण 3 में रखते हैं, ठीक है। रखने पर क्या हो जाएगा देखिए, तो समीकरण 3 क्या है मेरा, 6Q + 3P है ना, तो 6Q + 3 इंटू पी का मान कितना आया 1 = 6, तो 6Q = क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा ना, तो 6। अब इसको डायरेक्ट उधर ले जाते हैं तो 6 में 3 माइनस कर देंगे, तो 6Q = 3 हो गया, ठीक है। 6Q = 3 हो गया। अब Q = क्या निकल जाएगा 3/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2 हो गया, ठीक। इसलिए 1/xp, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/x = 1 हो गया, ये 1 है, ठीक। यहाँ पे x का मान हम लोग यही ना कन्वर्ट किए थे, 1/x = p माने थे, तो p = मेरा 1 आया, ठीक है। इसलिए x = 1 हो जाएगा। उसी तरीके से 1/y = q माने थे, तो ये कितना हो जाएगा 1/y = 1/2 हो जाएगा, इसलिए y = कितना हो जाएगा 2 हो गया। यही हम लोग का आंसर आ गया, ठीक। इस क्वेश्चन को भी एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। आज थोड़ा वीडियो लंबा होगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज हम करवाएंगे, ठीक है। आप लोग बस बिना स्किप किए आप लोग वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। A3 क्या है = 16 और क्या होता है A + 2D = 16 हो जाएगा। यही होता है ना फॉर्मूला AP का, A + 2D + 16 इसका मान दिया हुआ, इसलिए यही होगा। इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, ठीक है। A7 जो सातवां पद है वो क्या बोला गया है 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक। तो A7 - A5 कितना हो जाएगा 12, तो A + 60 होगा, ठीक है, माइनस A - 4D = 12 हो जाएगा। तो 2D = क्या हो जाएगा 12। देखिए यहाँ पे 2D कैसा आया डायरेक्ट, ये -A और +A क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, और 6D में 4D जाएगा तो कितना बच जाएगा 2D = 12, ठीक है। तो D = मेरा कितना आ जाएगा, इसलिए D = हो जाएगा 6। जब ये मल्टीप्लाई में है इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो D = मेरा 6 आ गया, ठीक। अब समीकरण 1 से ये जो समीकरण माने हैं ना 1 से, उसी से अब हम लोग देखते हैं। तो क्या है समीकरण 1 में A + 2D = 16 है। अब D का मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो A + 2 × 6 हो गया = 16, तो 1 + 6 दूनी 12 = 16 हो गया। अब A = क्या हो जाएगा 16 - A = 16 - 12 हो गया,
इसलिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो मेरा ए का मान कितना निकल गया 4, और जो सार्वंतर यानी डी जो होता है डी इक्वल टू कितना निकल गया 6। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग वो एपी पद, जो हम लोग एपी का टर्म जानते हैं ना, तो एपी इक्वल टू क्या होता है ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसी टर्म में एक ही एपी का पद होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए का मान कितना है हम लोग का 4 आया ना, ए का मान कितना है 4, तो यहाँ ए की जगह पुट कर देते हैं 4 प्लस डी का मान कितना है हम लोग का, देखिए डी का मान 6 है, तो 6, फिर ए 4 प्लस 2 इंटू 6, ए है 4 प्लस 3 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 4, 4 6 10, 4 6 दूनी 12 और 4 16, फिर 4 प्लस 3 छके 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22। तो ये हम लोग का टर्म हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग का 3 मार्क्स का आएगा। इसको एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हम लोग का उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग। ठीक है, यहाँ देखिए एक छूट गया था, पदों का योग होगा यहाँ पे। ठीक है, उस पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिए A2 यानी दूसरा जो है वो संख्या दिया हुआ 14, दूसरा पद जो है वो 14 है, और तीसरा पद यानी A प्लस डी, तो A2 जो है, या इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी इक्वल टू 14 लिख सकते हैं ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरीके से तीसरा पद दिया हुआ ना, तो A3 दिया हुआ कितना 18, इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 2d इक्वल टू 18 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए इन दोनों को क्या करते हैं ना, हम लोग घटाते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को आपस में घटाते हैं, तो A प्लस डी इक्वल टू 14 और A प्लस 2d इक्वल टू 18, इन दोनों को घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपस में कट जा रहा, d में 2d घटाएंगे तो माइनस डी हो जाएगा, इक्वल टू 14 में 18 घटाएंगे -4 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस कट गया, तो d इक्वल टू क्या निकल गया 4, इसलिए d इक्वल टू 4 हो गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, जब d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या देखते हैं a प्लस डी इक्वल टू 14, ये हम लोग का समीकरण 1 में है। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस डी का मान 4 रखते हैं इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल टू 10 हो गया। ठीक, इसी तरीके से क्या करते हैं, फिर योग निकालना है ना हम लोग को, तो पद का योग का फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब देखिए इसमें n का मान कितना है 91वां पद है, तो यहाँ n इक्वल टू 51 हो जाएगा बाई 2,
2 इंटू ए का मान कितना निकला हम लोग का, देखिए यहाँ पे ए का मान कितना निकला 10, ठीक है। तो 2 इंटू 10 प्लस एन कितना है मेरा 51 माइनस 1 और सार्व अंतर डी कितना है हम लोग का, डी इक्वल टू 4 निकला है ना, तो यहाँ इंटू डी। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको क्या 1/2 2 इंटू 10 प्लस 51 में 1 माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ डी हम लिख दिए, सॉरी यहाँ 4 लिखना है, तो 4 हो जाएगा। 51 माइनस 1 करेंगे तो 50 हो गया इंटू 4, तो 51/2 2 इंटू 10 करेंगे कितना हो जाएगा 20 प्लस 50 इंटू 4 करेंगे तो 200, 51/2 220 हो जाएगा। अब इसको बाहर निकालते हैं ब्रैकेट से, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 110 टाइम में कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 51 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5610, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, तो 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, RHS वाला टर्म लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड का जो हम लोग टर्म है। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए, यही दिया हुआ ना राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। देखिए यहाँ एक छोटा सा लिख सकते हैं आइडेंटिफाई करके कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हम लोग जानते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो उसी टर्म में लिखेंगे अब, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए होगा इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये लिख सकते हैं ना। इसको जब तोड़ेंगे तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। ये देखिए क्या हो रहा है, ये 1 माइनस कॉस ए और नीचे भी 1 माइनस कॉस ए है, तो क्या होगा आपस में कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कटेगा ना, 1 प्लस कॉस ए ये नहीं कटेगा, ये तो ये 1 प्लस कॉस ए बच गया। अब 1 प्लस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए को लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए, चूँकि 1 बाई सेक ए इक्वल टू क्या होता है कॉस ए होता है। ठीक है, तो यहाँ एक टर्म ऐसा लिख सकते हैं, चूँकि कॉस ए बराबर 1 बाय सेक ए होता है। तो अब यहाँ देखो क्या होगा, अब इसको एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो सेक ए एलसीएम ले लेते हैं, तो सेक ए एलसीएम लेंगे तो सेक ए हो जाएगा +1, है ना। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। हम लोग को यही प्रूफ करना था ना। देखिए यहाँ क्वेश्चन में 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए, तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा रिपीट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और हाँ एक चीज़ ये भी, ये जो क्वेश्चन है ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है
तो ये आपको देगा 3 मार्क्स। अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। वीडियो का लेंथ बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो इससे आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है, बस आप लोग वीडियो पे बने रहिए। और ये इसको हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं या फिर एक क्वेश्चन और करेंगे अगर हो जाता है तो, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सब। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक, तो माना दिए गए बिंदु P2-3 और Q 10y यही दिया हुआ है, ठीक है। ये मान लीजिए एक लाइन है जहाँ बिंदु P है 2-3 और Q है 10y, ठीक है। दूरी का जो फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, उसी को पुट करते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी क्या है मेरा PQ है ना, तो PQ तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, ये पूरा का अंडर रूट होता है, ठीक है। तो PQ मेरा कितना दिया हुआ, देखिए यहाँ पे 10 मात्रक है ना, PQ मेरा कितना दिया हुआ 10 यूनिट्स दिया हुआ, तो 10 हो जाएगा इक्वल टू x2 का मान कितना है, x2 का मान है 10, तो यहाँ 10 माइनस x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y माइनस y1 का मान कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं इसका अंडर रूट। अब अंडर रूट को इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, तो 100 इक्वल टू 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में है ये, तो इसको तोड़ते हैं, तो a स्क्वायर तो यानी y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2ab होता है ना, तो 2 इंटू वाई इंटू 3, 2 इंटू वाई इंटू 3 हो जाएगा, तो 100 इक्वल टू 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस क्या हो जाएगा 2 3 जा 6y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व आगे करते हैं, तो 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 प्लस 9 करेंगे तो हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब 73 को इधर ले आते हैं, तो 100 में 73 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 27, इधर बच गया क्या वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, 6y हो गया। अब ये हो गया, अब ये एक इक्वेशन बन रहा है ना, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ y कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा
y बच गया +9 माइनस यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं, y बच गया माइनस माइनस प्लस हो गया 9 = 0। ठीक, अब y - 3 y + 9 = 0। तो इसलिए क्या हो जाएगा, y + 9 = 0 और y - 3 = 0। तो y का मान एक निकल जाएगा -9 और y का एक मान निकल जाएगा +3। ये माइनस उधर चला जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए y का मान क्या क्या हो जाएगा, -9 और +3। ये क्या होगा, या तो +9 या तो -9 या तो +3। ठीक है, इन दोनों में से एक y का मान होगा और यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार रिपीट करके, और ये भी आपका क्या है, 3 मार्क्स। चलिए, और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, वीडियो का लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 10 और B 3 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और ये हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे। हम लोग माना कि, देखिए ये सब क्वेश्चंस जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम लोग आराम आराम से ही पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो फिर गड़बड़ी होगा, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत आराम आराम से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, जल्दबाजी में अगर बताना होगा तो मैं जल्दबाजी में बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, बट हड़बड़ी में करवाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर फिर भी आप लोग को कोई भी डाउट हो रहा हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए। मैं आप लोग से बार बार ये बोल रहा हूँ कि एक बार रिपीट करके देखिए। जिस क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो उसको रिपीट करके देखिए। अगर पूरा वीडियो अगर आप लोग को फिर से देखना तो फिर से एक बार रिपीट करके देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। और एक चीज़ ये मैं बार बार बोलता आया हूँ कि क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सॉल्व इसको आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो मेनली आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस को आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना भी क्वेश्चन आप लोग को मिल रहा है उसको आप लोग नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, और वीडियो देखने के बाद आप लोग उसको अपने तरीके से या तो सॉल्व कीजिए या फिर मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ उस सॉल्यूशन को आप लोग देखिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जो हूबहू आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे या फिर इसी टाइप के रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि -4 6 रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से M1:M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, विभाजन सूत्र से, जो हम लोग का डिवाइड रूल होता है ना उसको अप्लाई करते हैं इसमें। तो विभाजन सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला, x = M1 × x2 प्लस M2 × x1 डिवाइड M1 + M2, ये होता है ना फॉर्मूला। ठीक है,
x का मान कितना है यहाँ -4, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 इंटू x2 का मान कितना है 3 है, प्लस m2 इंटू -6 जो कि x1 का मान है, ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 3m1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 6m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसको इधर ले जाके ये हो गया -4 इक्वल टू 3m1 माइनस 6m2 डिवाइड m1 प्लस m2। अब इसको इधर ले जाके गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा -4m1 माइनस 4m2 इक्वल टू 3m1 माइनस 6m2, ठीक है। अब दोनों सेम टर्म को एक साथ कर लेते हैं तो -4m1 ये +3m1 है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो -3m1 इक्वल टू -6m2 है, ये -4m2 है, अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4m2। देखिए इसको यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं इधर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे -4m1 है, सॉरी ये -4m1 -3m1 क्या हो जाएगा -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -+7m1 इक्वल टू यहाँ देखिए -6m, सॉरी यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होगा ना, और साइन तो माइनस ही होता है ना। देखिए यही छोटी छोटी गलतियाँ जो होती है ना बहुत बड़ी गलती कर जाती है, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। -7m1 उसके बाद यहाँ -6m2 से +4m2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2m2 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कट गया तो क्या बच गया 7m1 इक्वल टू 2m2 है ना, ठीक है। इसलिए m1 डिवाइड बाय m2 जब इसको रेशियो में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/7। अतः अभीष्ट अनुपात m1:m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2:7, और ये हम लोग को निकालना था, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको पूरा अगर अच्छे तरीके से नहीं समझाया जाए ना तो वो बाउंस करता है, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो वीडियो की लेंथ भले ही थोड़ी सी ज़्यादा हो रही हो लेकिन अच्छे से हम लोग समझ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग का मेन फोकस रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। देखिए आप लोग को अगर वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो भले लेंथ ज़्यादा हो रही है तो उस चीज़ के लिए आप कंटिन्यू रखिए, और अगर नहीं होगा तो वही होगा कि कम वीडियो अगर हम बताएंगे तो फिर वही कम क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके प्लीज़ मुझे ये बतलाइएगा कि वीडियो की लेंथ अगर ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहा है तो वो अच्छा है, या फिर अगर कम वीडियो में कम क्वेश्चन दिया जाए वो अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे एक बार कमेंट में आप लोग अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और ये आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन इसी को करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन हाँ एक बात मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन
या अपने सगे संबंधी जो आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम इस बार लिखेंगे, ठीक है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो उनके लिए लाभदायक है या लाभदायक होगी तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो अच्छा से अच्छा मार्क्स अपने एग्ज़ाम्स में ला पाएँ, ठीक है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ होंगे ना वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। और एक बात मैं फिर से आप लोग को बोलना चाहूँगा, जो आप लोग इतना देर मेरे साथ बने रहें उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और एक बात ये है ना जो मैं बोलना चाह रहा था कि क्वेश्चन को आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जो क्वेश्चन जो है ना, उन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ये बार-बार आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, उसको रिवाइज़ कीजिए, उसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितना बार मन करे उतना बार रिवाइज़ कीजिए। क्वेश्चंस को डाउन अपने पेज पे, अपने कॉपी पे, अपने नोटबुक पे ज़रूर इसको लिखिए, ठीक है। और उसी क्वेश्चंस को बार-बार रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि मैं इस बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूँ और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में हूबहू या तो देखने को मिल जाएंगे या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग को अगर मेरा सॉल्व के साथ, अगर सॉल्यूशन के साथ देखना है तो आप लोग मेरा सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने तरीके से भी अगर आप लोग पढ़े हैं या अपना तरीका आप लोग अपनाना चाहते हैं तो उस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो की लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अगर अभी वैसे और भी क्वेश्चन हैं ऐसे जो मैं अभी करवा सकता हूँ, बट आप लोग शायद बोर हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टाइम में मुझे ये कमेंट ज़रूर करके बतलाइए कि वीडियो अगर लेंथ लंबी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, या अगर कम लेंथ में अगर क्वेश्चन देना है तो फिर उसमें फिर कम क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग क्या राय रहेगी उसको मुझे कमेंट में ज़रूर बतलाइए, ठीक है। तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।